चलिए रिकॉर्डिंग में राजेंद्र कई बार शर्मा जो जी, आवाज मैंने जब आवाज जब सही नहीं आती है, तब वो वैसी आवाज आती है रिकॉर्डिंग में भी। जी चलिए। अब यहाँ कह रहे हैं नपुंसक ग्रह कौन कौन से हैं। बुध और शनि नपुंसक ग्रह है, चंद्र शुक्र स्त्री ग्रह है, और शेष जो ग्रह है सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष ग्रह है। ठीक है। और राहु केतु को भी हम क्या मानेंगे, वो नपुंसक ग्रह ही मानेंगे, वो छाया ग्रह है, वो नपुंसक ही माना जाएगा। ठीक है। कुंडली में हमेशा ध्यान रखिएगा, पंचम भाव में राहु या केतु बैठता है तो पहले संतान में कहीं ना कहीं या संतान खराब हो जाता है, या संतान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होकर के वो गर्भपात होना या मृत्यु होना या कैसा ऐसा होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है अगर राहु केतु बैठता है तो पंचम भाव में। तो मंगल भी तो करता है गुरु जी। मंगल भी करता है, लेकिन हाँ विषय ये भी मंगल के गर्भ नष्ट ऊपर अगर करता है गुरु जी। की पूर्ण दृष्टि है तो हाँ क्या है जी, कि तब उसमें बचाव कमी आ रहता है। जाती है। राहु केतु में भी अगर पूर्ण दृष्टि होता है तो थोड़ा कमी आ जाती है। अगर गुरु क्यों होता है, गुरु पंचम भाव का संतान का कारक ग्रह होता है, तो ये कारक इस होता विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। है। तो डॉक्टर जैसे नारायण गुरु दत्त जी, श्रीमाली जी कहते हैं पंचम भाव में मंगल बैठता है तो संतान होने के चांस बहुत समस्या खड़ी कर देता है, और एकादश में होने पर भी दृष्टि डालता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हाँ कर जी, देता बोलते हैं। ऐसे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का कुंडली हाँ जी, हाँ दर्पण जी। नाम का जो पुस्तक है, तो उसमें इस विषय में चिंतन किया है। तो गुरु जी एक बात और पूछनी है, जैसे अब मान लो चोर का प्रश्न करते हैं जैसे, वो और चोरी देखिए, के वो प्रश्न में अभी मान देखिए विषय लंबा हो जाएगा, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी मेटर में पढ़ा दूं क्योंकि समय अधिक हो रहा है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। एक पुरुष पुरुष और स्त्री ग्रह के बारे में ही बात करनी है जी। हाँ हाँ, क्योंकि विषय से नहीं तो भटकना चाहिए, फिर हम देखिए घुमा हाँ फिरा के जी, हम मेटर जो हम पढ़ाना चाहते हैं वहां आ जाए। आपका विषय का भी चिंतन मनन करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। ठीक ठीक है। अब बुध और जय शनि जो है नपुंसक ग्रह है, शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह है, सूर्य मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह है। ठीक है। ग्रह पुरुषों के स्वामी होते हैं, एवं बृहस्पति बुध मंगल शुक्र क्रम से कौन कौन से ऋग्वेद के अधिपति यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात बृहस्पति और बुध ये ज्ञान कांड है, ज्ञान के प्रधानत्व रखते हैं, तो ये ऋग्वेद का प्रमुखता दिया गया है। ठीक है। अगर बृहस्पति और बुध ग्रह खराब होता है तो आप ऋग्वेद का घर में पारायण कराएंगे तो आपके एक ग्रह दोनों ग्रह शांत हो जाएंगे, अर्थात श्रेष्ठ फल देंगे। और मंगल और शुक्र के लिए अथर्ववेद कहा गया है। ठीक है। और मंगल के लिए आपका जो है अथर्ववेद कहा है, शुक्र के लिए सामवेद, और यजुर्वेद के लिए यहाँ दिया है, कहाँ गया श्लोक, रुकिए। यहाँ दिया है अथर्वेदायुर, मतलब बृहस्पति के लिए ऋग्वेद, बुध के लिए अथर्ववेद, मंगल के लिए सामवेद और शुक्र के लिए यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात ये वेद, बृहस्पति खराब हो कुंडली में तो ऋग्वेद का पारायण कराइए, बुध खराब है तो अथर्ववेद का कराइए, अगर मंगल अगर खराब हो तो सामवेद का पारायण कराइए। यजुर्वेद शुक्र के लिए, ये चार ग्रहों के लिए चार प्रमुख वेद के बारे में ऐसा बताए हैं शास्त्रों में पराशर जी ने। ठीक है। जन्म समय में जातक के और प्रश्न समय में चोर आदि के ये पुंस स्त्री पुरुष ग्रहादि से जाना जाता है। अतः ग्रहादि जन्य अरिष्ट शांति पूजन आदि में भी ग्रहों के वेदाधिपति का प्रयोजन होता है। ग्रह शांति इत्यादि करते हैं तो कौन ग्रह का किस यज वेद के द्वारा करें तो श्रेष्ठ फल देगा, इस विषय में भी बताया गया है। ठीक है। नहीं भी यजुर्वेद से भी हम शांति करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये वेद का वो चीज मिलते हैं तो अच्छे विद्वान मिलते हैं तो अच्छी बात है। अब जो होता है अंतर जातीय विवाह वगैरह होता है इत्यादियों के विषय में भी पूछा जाता है, अरे गुरुजी हमारे जो विवाह होगा हमारे कास्ट में होगा या अदर कास्ट में होगा, लड़की है, ये ऐसे प्रश्न वगैरह पूछते हैं। तो इस विषय के लिए जाति भी जानना परम आवश्यक होता है, और प्रश्न के बारे में प्रश्न कुंडली में भी प्रयोग होता है। अब ग्रहों का जाति के बारे में कहते हैं जीव सितो विप्राणाम, अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो जो ग्रह है इनका जाति ब्राह्मण बताया गया है। गुरु ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र भी ज्ञान के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका जाति क्या होगा, ब्राह्मण जाति होगा। ठीक है। ब्राह्मण जाति कंफर्म हो गया, ग्रह याद रहेगा। जैसे में गुरुदेव इसमें कौन कौन से? शुक्र और गुरु को ब्राह्मण जाति माना गया है।
ब्राह्मण जी। अब दूसरा अब क्षत्रिय माना है क्षत्राणाम रवि कुजो, अर्थात रवि का तात्पर्य सूर्य, कुज का तात्पर्य मंगल, इनका क्या जाति होगा? क्षत्रिय। ये ब्राह्मण हुए, ये क्षत्रिय हुए। अब वैश्य, बुध जो ग्रह है वो वैश्य है। अब इसमें कहते हैं, ये कह रहे हैं विषाम चंद्र, वैश्य जाति जो कहा है वो चंद्रमा के लिए वैश्य कहा है, ठीक है। तो वैश्य जाति ग्रहों का जो विषय में चर्चा होगा, तो क्षत्रियों के स्वामी है चंद्रमा, जो है वैश्यों का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा वैश्य जाति है। और बुध जो ग्रह है और शनि जो ग्रह है म्लेच्छ जाति अर्थात नीच जाति अर्थात शूद्र जाति जो सेवा करने वाले, इसके लिए हम शनि जानेंगे, राहु को भी जानेंगे और केतु को भी जानेंगे और साथ में बुध को भी जानेंगे, क्योंकि बुध भी कर्मच्युत हुआ है, क्योंकि चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी के साथ नाजायज संबंध करके ये उत्पन्न हुआ है वर्ण संकर, इसलिए इसको समाज में जो है शूद्र में इसको एक्सेप्ट किया है, ग्रहों में भी, ठीक है। वर्ण बुध को संकर होने के कारण बुध जो ग्रह है जी। तो जाति क्या क्या है सबको याद रहेगा, गुरु और शुक्र ब्राह्मण, क्षत्रिय सूर्य और मंगल चंद्रमा का मात्र अकेला वैश्य है, शनि राहु केतु ये शूद्र जाति है। और बुध क्यों शूद्र में आने का कारण क्या है कि देवगुरु की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके साथ चंद्रमा ने नाजायज संबंध करके बुध का जन्म हुआ था। तो इसलिए चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को क्या मानता है? शत्रु मानता है। और गुरुजी बुध चंद्रमा बृहस्पति तो को स्त्री ग्रह है। देखिए चंद्रमा स्त्री स्त्री ग्रह तो ग्रह है, उससे मतलब वो नहीं है। उससे मतलब नहीं। चंद्रमा तो देखिए ग्रह वैसा बताया गया है, उसका स्त्री जैसा स्वभाव बताया गया है, ना कि ग्रह स्त्री है। अच्छा समझ रहे हैं बात को? जी। जैसे कि सूर्य ब्रह्मांड में आग का गोला है, ठीक है। अब उसको पुरुष का जैसा प्रभाव डालता है, प्रभाव कैसा डाल रहा है वो बात है, ठीक है। अब यहाँ जो है उनके स्वभाव के बारे में चिंतन किया गया। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तियों में ब्राह्मण जैसे है कि नहीं है, ब्राह्मण का स्वभाव के बारे में, जैसे कि शूद्र में भी ब्राह्मण का स्वभाव हो सकता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें अब आपका प्रश्न हो जाएगा, सूर्य को क्या माना है? राजा माना है ग्रहों का, और रानी किसको माना है पता है? चंद्रमा को। अब यहाँ प्रश्न आ जाएगा, अरे गुरुजी है तो आप क्या कह रहे हैं? ये गुण धर्म स्वभाव है। सूर्य ग्रहों का राजा माना है, ग्रहों का रानी किसको माना है? चंद्रमा को माना है। तो चंद्रमा तो है, तो ऐसे आप कथा तो सुनेंगे, पौराणिक कथा सुनेंगे तो चंद्रमा तो पुरुष है। जब इसको दक्ष प्रजापति ने 27 नक्षत्र के साथ इसने शादी किया, तो इसको श्राप दिया था, तो सोमनाथ मंदिर जो है अपने स्थापना तो चंद्रदेव ने की होगा, अर्थात स्त्री जैसा स्वभाव होगा, ऐसा जानना है आपको बस, ठीक है। फल कथन कहते समय अब वो मानव जीवन में वैसा गुण धर्म स्वरूप बनेगा, बस इतना ही जाना। तो हमने अभी क्या क्या जाना? ग्रहों का जाति जाना, ठीक है। ग्रहों का जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाना। अब ग्रहों के स्थान बल के बारे में बताते हैं। कुंडली में कौन ग्रह कहाँ कहाँ। हाँ बताइए। ये जो जाति किस भाव से देखा जाता है? भाव से देखा नहीं जाता है। जैसे कि हमने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कोई पूछे कि ये कौन सी जाति से होगा, तो उसको किस उससे देखेंगे? सप्तम भाव में ग्रह का जो है, देखिए पहले तो सप्तम भाव, ठीक है। सप्तम भाव में कौन सा राशि बैठा है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? पहला भावेश और कारक ग्रह। सप्तम भाव का कारक स्त्री के लिए गुरु होता है कारक ग्रह, और पुरुष के लिए शुक्र कारक ग्रह होता है। अब ये दोनों ग्रह
ये दोनों तीनों से विचार करना चाहिए। इस भाव में कितने पूरे कौन से जाति के ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। अब भावेश, भाव का जी, अधिपति ग्रह कौन जी, जी। सा है, और उस भाव का स्थिर कारक ग्रह जो है, उस ग्रह का संबंध किसके साथ है, कैसा है। जब कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है तो विशेष करके तब जाके इसका जो देखना चाहिए। लव मैरिज का योग अधिकतर अंतर जातीय ही होता है, बहुत कम ही होता है कि अपने जातीय में लव मैरिज अच्छा होता है। गुरुदेव, जैसे जी। सप्तम भाव में गुरु बैठा है हाँ, और मकर में, तो इससे क्या मतलब पत्नी क्या है? अब गुरु मकर लड़के में को नीच का होकर के बैठा हुआ है। जी, मकर में, मकर राशि में गुरु नीच का होकर के बैठा है, तो हमको सिर्फ सबसे पहले फिर नवमांश कुंडली चेक करना पड़ेगा। सप्तम जी। भाव में पत्नी का सुख अब प्राप्त नहीं होगा, कह रहा है ये आपका लग्न कुंडली से नीच का होकर के गुरु बैठा हुआ है। जी, अब आपको देखना है, अगर नवमांश कुंडली में गुरु कर्कट राशि में उच्च का होकर के बैठा होगा तो श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, न कि वो नीच का फल नहीं देगा, ठीक है। और नवमांश कुंडली में जैसे कौन से भाव में जाकर गुरु बैठा है? हाँ, कौन से भाव में बैठा है, कौन से राशि पर बैठा है। अगर लग्न कुंडली में आपका नीच का होकर के ग्रह बैठा हो, नवमांश कुंडली में अगर मित्र के घर में बैठा हो, उच्च का होकर के बैठा हो, स्वग्रही होकर के बैठा हो, तो वो श्रेष्ठ फल देगा। जी। नवमांश कुंडली से बलाबल चेक किया जाता है, ठीक है। जी। चलिए, आप समझ पा रहे हैं ना, आपने जो प्रश्न किए थे अभी। आ, पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम जाति का पता लगा सकते हैं कुंडली से? नहीं, ये नहीं पूछ रहे अब हैं। देखिए, में गुरु बैठा हुआ है और मकर में है और नवमांश में जाकर के द्वितीय भाव में कन्या राशि के साथ बैठा हुआ है, तो पत्नी कैसे मिलेगी? कई कई लोगों का जी जी, अब देखिए, अब भाव से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, अपने से वो सप्तम द्वितीय में बैठा है, नीच का होकर के बैठा है, लेकिन इसमें वहां जाकर के है कि उसमें कितने शुभ ग्रहों का दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों का दृष्टि। पूर्ण नीच का देखिए, पूर्ण नीच का जो अशुभ फल था उसमें कमी आ गई। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में मारक स्थान में बैठा है, चलिए द्वितीय कुंडली के हिसाब से, ठीक है। जी, अब द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नीच का हो रहा था इसमें फल में थोड़ा होगा। अगर नवमांश कुंडली में यही गुरु नीच का होकर के बैठा है, अब नवमांश कुंडली में 6, 8 और 12वें घर में बैठा होगा तो अशुभ फल देने वाला होगा, जी, ठीक है। और जी, इसमें आपका शत्रु के घर में बैठा हो तो देखिए, और बुध जो है देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानता है, हम श्रेष्ठ फल नहीं कहेंगे, जी। ठीक है। मध्यम फल समझिए। कह सकते हैं हम। कितने देखिए, उसमें आपका स्त्री, अब देखिए गुरु का स्थिति ठीक नहीं है आपके कुंडली में पत्नी के लिए। अब हम जी, विचार करेंगे, गुरु का विचार न करके शुक्र का विचार करेंगे, क्योंकि स्थिर कारक ग्रह शुक्र भी है। अब शुक्र कितना, शुक्र अगर पूर्ण बलवान होगा तो आपका पत्नी का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर शुक्र बलवान नहीं होगा, स्थिर कारक ग्रह, तो पत्नी का सुख आपको भरपूर जीवन में नहीं मिलेगा, अर्थात कमी आएगी पत्नी की सुख में। अब जैसे मान लीजिए बलवान होते हुए अगर सूर्य के साथ बैठ जा रहा है तो, सूर्य के साथ बैठ रहा है तो अस्त नहीं और हो रहा है तो एकादश भाव में, एकादश भाव में एकादश भाव में किस भाव की, अब शुक्र जो होता है आपका लग्न कौन सा है, मकर राशि हो रहा है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। रुकिए, 10, 11, 12, 1, 2 एकादश से हो रहा है 2। एकादश स्थान का अधिपति शुक्र हो रहा है, शुक्र 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये शुक्र देखिए आपका यहाँ एकादश स्थान में बैठा है, तो आपको मध्यम फल हम कह सकते हैं। एकादश स्थान में एकादश का स्वामी होकर के बैठा हुआ है तो मध्यम हम कहेंगे। सूर्य पाप ग्रह के साथ बैठ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ से पंचम दृष्टि पूर्ण है, तो आपके दोष में थोड़ा सा कमी आएगी, आपको थोड़ा सा
हम कह सकते हैं कि हाँ आपको 100 में आपको हम 40 पर नंबर देंगे। मतलब 60% गड़बड़ रहेगा। हाँ, क्योंकि गुरु कमजोर है। जी। अब देखिए यहाँ सप्तम में, देखिए सप्तम भाव में, देखिए सप्तम भाव में कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों का दृष्टि है, ये भी हमको आकलन करना है। ठीक है, अब इसमें जी। मंगल की दृष्टि कितना है, शनि की दृष्टि है कि नहीं है, और राहु का स्थिति क्या है, केतु का स्थिति क्या है। कोई भी भाव दो पाप ग्रह से दृष्टि है, दो पाप ग्रह उस भाव में बैठते हैं तो उस भाव को पीड़ित कर देते हैं, इस बात को भी नोट करिएगा। अब शुक्र सूर्य के साथ बैठा है तो शुक्र पीड़ित हो गया। अब शुक्र के ऊपर देखिए दूसरा ग्रह भी अगर दृष्टि डालेगा तो पीड़ित हो जाएगा शुक्र फिर। ठीक है, मंगल शनि और राहु केतु अगर शुक्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो शुक्र भी पीड़ित माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जी जी जी। और द्वितीय भाव में चंद्रमा मंगल अगर बैठ जाए और उसको देख रहा है तो चंद्रमा मंगल का योग जो है लक्ष्मी योग का भी निर्माण करता है। कि वो विषय में देखिए, अभी विषय लंबा हो जाएगा, वो आप लोगों का जब प्रैक्टिकल क्लास करेंगे उस समय विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अभी समय अधिक हो रहा है जी गुरुदेव जी। तो हम इधर चलते हैं। तो चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी एक थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। और जगन्नाथ भसीन जी का मैंने भेज दिया हूँ, जो विस्तार से पढ़िएगा। ठीक है, और जो नवग्रह का स्वरूप थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, विस्तार से पढ़ने के लिए मैंने भेज दिया हूँ। अब यहाँ हम फल कथन के जो महत्वपूर्ण जो सूर्य से हमने पढ़ा था और चंद्रमा से भी पढ़ा था कि क्या क्या विचार करना चाहिए। अब सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, पुरुष ग्रह है, रक्तवर्ण है, पित्त प्रकृति है, क्योंकि अग्नि तत्व जो होता है पित्त और पाप ग्रह है। सूर्य आत्मा है, स्वभाव आरोग्यता, आरोग्य देने वाला है, राज्य और देवालय का सूचक, पितृकारक, पिता के संबंध में इससे विचार किया जाता है। नेत्र, कलेजा, मेरुदंड और स्नायु आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यह लग्न से सप्तम स्थान में बलि माना जाता है। मकर से 6 राशि पर्यंत चेष्टा बलि होता है, अर्थात उत्तरायण होते हैं ना, मकर राशि से 10 नंबर, मकर राशि से 6 राशि, मकर से लेकर के 3 नंबर मिथुन राशि तक अगर कुंडली में बैठा हो तो चेष्टा बलि अर्थात उत्तरायण में बलि होता है। ये कहने का सारांश यह है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये लग्न से सप्तम स्थान में बलि माना जाता है। अब लग्न से सप्तम स्थान में बलि कैसा माना जाता है, कह रहे हैं अब जो सूर्योदय होता है हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है पूरब में। यहाँ सूर्य जब होता है तो सूर्य इधर से लेकर यहाँ तक जो क्या होता है कि बलि माना जाता है। दिग्बली सूर्य कहाँ होता है, आपका 10वें स्थान में, 9वें स्थान में और एकादश स्थान में दिग्बली होता है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा है। जब सूर्य जब उदय होता है तो इसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा वो प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्या होता है उसका प्रभाव बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए इस विषय में अब इधर उत्तर दिशा की ओर क्या होता है, सूर्य जो है बलहीन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य वो था। अब यहाँ आगे वो कह रहे हैं इससे शारीरिक रोग, सिर दर्द, अपच का तात्पर्य क्यों है, काल पुरुष का अंग का जो प्रतिनिधित्व जो सिंह राशि है वो पेट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य कमजोर होता है तो अपच करना, जठराग्नि कमजोर होना, क्षय रोग, महाज्वर, अतिसार, मंदाग्नि अर्थात लीवर कमजोर होना, जठराग्नि कमजोर होना, नेत्र विकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान एवं कलह आदि का विचार किया जाता है। ठीक है, अब ये चंद्रमा से जो विचार करने का जो विषय है वो पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है, अर्थात पश्चिमोत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर का दिशा का जो कोण कुना है अर्थात वायव्य कोण। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था सूत्र साचा बुगु, चाका सा का तात्पर्य शनि पश्चिम दिशा, च का तात्पर्य चंद्रमा वायव्य कोण, पश्चिमोत्तर का तात्पर्य पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य कोण का दिशा का स्वामी है। और स्त्री ग्रह है, श्वेत वर्ण है और जल ग्रह है, जल तत्व ग्रह है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं
वातश्लेषा इसकी धातु और यह रक्त का स्वामी है। चंद्रमा व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाना इत्यादि जो व्यक्ति को होता है, ब्लड से संबंधित रोग होता है, तो आप सीधा कुंडली में चंद्रमा खराब है आप कह सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आप लोग कोई कहेंगे कि चंद्रमा तो भाई ये तो जल तत्व राशि है, ब्लड का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? अब इसका प्रतिनिधित्व इसलिए करता है, देखिए सबसे ज्यादा शरीर में चलाचल किसका होता है? ब्लड का होता है, बहुत तेज गति से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जिस प्रकार मन का गति होता है वैसे चंद्रमा, क्योंकि मंगल बल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, चंद्रमा ब्लड का प्रतिनिधित्व करता है, हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कहते हैं मंगल लाल होने के कारण ब्लड का भी रंग लाल है तो मंगल प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा बोलते नहीं। और माता पिता, चित्त वृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक ग्रह होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा दिग्बली माना जाता है। मकर से 6 राशि में इसका चेष्टा बल होता है, अर्थात उत्तरायण में सूर्य और चंद्रमा जो होता है चेष्टा बली होते हैं, वो उत्तरायण में मकर राशि से लेकर के आपका मिथुन राशि पर्यंत उत्तरायण होता है, उसमें चेष्टा बली होंगे, इस विषय में बता रहे हैं। इससे शारीरिक रोग, पांडु रोग, जलज तथा कफ रोग, चंद्रमा अगर पीड़ित रहता है, राहु के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोग कफ संबंधित रोग देता है, अर्थात शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा देता है, तो व्यक्ति को कफ संबंधित रोगों से पीड़ित रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। पीनस, मूत्रकृच्छ, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग, अर्थ भ्रमण, उदर एवं मस्तिष्क का विचार किया जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर के शुक्ल पक्ष में दशमी तक क्षीण चंद्रमा रहने के कारण पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष तक पूर्ण ज्योति रहने से शुभ ग्रह माना गया है। अर्थात आप ऐसा जान लीजिए, सीधी सी बात है, थोड़ा सा ज्योतिषियों में मतभेद है, हर ग्रंथों में अलग अलग लिखा है। लघु जातकम में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत इसको ही मानिएगा, ठीक है, ये शुभ होगा। यहाँ अलग थोड़ा लिख दिया है, उसको मत मानिएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत चंद्रमा शुभ होगा, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर्यंत अशुभ होगा। इसमें थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं सब लोग, तो इसको नहीं, एक ही उसको मानना है। अब ये ज्योतिष, अब चंद्रमा चतुर्थ भाव का ये आपने जान लिया। अब मंगल ग्रह के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। मंगल जो ग्रह है, हमने अभी सूत्र जो पढ़ा था, वो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात दशम भाव में, नवम भाव में और आपका एकादश भाव में इसको दिग्बली माना गया है। विशेष करके दशम भाव में दिग्बली माना जाता है मंगल को। दक्षिण दिशा का स्वामी है, पुरुष जाति है। म्यूट कर लीजिए, बहुत लोग का अनम्यूट है, म्यूट कर ले, शीघ्र शीघ्र म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए कठिनाई हो रही है, आवाज गिड़ कर रहा है, बाद में फिर रिकॉर्डिंग फिर अच्छा नहीं होगा। तो मंगल जो ग्रह है दक्षिण दिशा का स्वामी है, पुरुष ग्रह है, जाति इसका, ठीक है, और पित्त प्रकृति, क्योंकि ये अग्नि तत्व कारक ग्रह है इसलिए ये पित्त प्रकृति, और रक्त वर्ण, अर्थात इसका कैसा वर्ण है, कलर कैसा है, बोले लाल कलर है, ब्लड का जैसा है, रक्त का जैसा लाल वर्ण है, अग्नि तत्व है, यह स्वभावतः पाप ग्रह है, धैर्य एवं पराक्रम का स्वामी है, ठीक है, साहस का स्वामी। और तीसरे और छठे स्थान का ये क्या होता है, तीसरे स्थान भाइयों का कारक और छठे स्थान से शत्रुओं को दमन करने का कारक, अर्थात ये स्थिर कारक ग्रह होता है। तृतीय भाव और षष्ठम भाव का स्थिर कारक ग्रह माना गया है। और द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। दशम स्थान में दिग्बली और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली होता है। यह भ्रातृ और भगिनी कारक है, भाई और बहनों का जो विचार किया जाता है वो मंगल से भी विचार किया जाता है। तृतीय भाव किसी का अगर कुंडली में पीड़ित हो तो उसके बाद हम स्थिर कारक ग्रह जो भाई बहनों का विचार किया जाता है वो मंगल से किया जाता है। वो मंगल अगर पीड़ित नहीं है, मंगल उच्च का होकर के बैठा है, मंगल अगर स्वग्रही होकर के बैठा है, शुभ स्थानों में बैठा है, तो भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। अगर पीड़ित होगा तो सपोर्ट नहीं मिलेगा।
और ऐसा गुरुजी हम अगर जान उसमें सकते। पीड़ित हो तो क्या क्या? अगर मंगल तृतीय भाव में अगर पीड़ित हो भाई बहनों के घर में तो क्या करना चाहिए? तो मंगल से संबंधित शांति करना चाहिए, अर्थात उनका जो घनिष्ठता नहीं होता है, घनिष्ठ प्रेम नहीं होगा, प्रेम में कमी होगी। जी ठीक गुरुजी, है, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रेम बढ़े इसलिए मंगल का जो है पूजा करें, मंगल का स्वस्ति शांति कराएं। ठीक है, मंगल के लिए हनुमान जी का भी आराधना करना चाहिए। मंगल ग्रह के लिए हमने बताया था पहले आप लोगों को किस ग्रह के लिए क्या शांति करना चाहिए। जी गुरुजी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने मंगल तक के बारे में जाने, तो कल हम अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा करने से पहले कल कक्षा अवकाश दिया जाए याद करने के लिए, या कल भी पढ़ाया जाए? गुरुदेव पढ़ाया जाए, पहले भी एक क्लास डिस्टर्ब हो गया था। ये चलिए, तो ठीक है, आप थोड़ा लोग सब इन जो जो विषय पढ़ाया गया है इनका गुण धर्म स्वभाव जरूर याद करना है। ठीक है, गुरुजी थोड़ा संवत्सर पे आनंद नाम संवत्सर और राक्षस नाम संवत्सर का थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए 10:30 हो रहा है, उसमें अभी 15 मिनट जाएगा, 11 बज जाएगा, वो पहले कल चर्चा करेंगे। जी 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 ठीक है। ठीक है, गुरुदेव तो भारतीय ज्योतिष